नमस्ते प्रणाम। संगम नगरी मंगलवार की रात अमंगल हो गई। महाकुंभ में भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि भगदड़ मच गई। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मरने वालों की संख्या कहीं अधिक बताई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया है कि अफवाह के कारण भगदड़ हुई थी। इसमें 17 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को महाकुंभ नगर के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाकुंभ के अस्पताल में घायलों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ था। राहत और बचाव कार्य में पूरा प्रशासन जुटा हुआ था। दर्दनाक हादसा रात करीब 2 बजे संगम तट के पास हुआ था। भारत में होने वाले धार्मिक आयोजनों में ही ज्यादातर भगदड़ मचती है। पिछले साल जुलाई में हाथरस के सिकंदरा राव में बाबा नारायण सकार हरि भोला के एक सत्संग में मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। हमारे देश में अक्सर धार्मिक आयोजनों में भगदड़ के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती रहती है। आखिर क्या है इसका वजह, इनकी वजह है, और क्या ज्यादातर महिला या बच्चे ही इसका शिकार बनते हैं? आइए इस चीज को डिटेल में जान लेते हैं। कुंभ की बात की जाए तो साल 1954 में प्रयागराज में सबसे बड़ा हादसा हुआ था। 14 फरवरी 1954 को कुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 500 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी बड़ी घटना भी प्रयागराज कुंभ की है। साल 2013 में ट्रेन का इंतजार करते हुए श्रद्धालुओं की इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे मची भगदड़ में 35 लोगों की मौत हो गई थी। इस भगदड़ की वजह यह थी कि एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म इन समय पे बदल दिया गया था, जिसकी वजह से यात्रियों में पैनिक हो गया और वे किसी भी हालत में ट्रेन पकड़ने के लिए भागम भाग करने लगे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और 35 लोग मारे गए। धार्मिक आयोजनों में ही अक्सर भगदड़ होती है और इसके चलते मौतें भी होती है। लेकिन ये घटनाएं सवाल खड़ा करती है कि आखिर भगदड़ क्यों होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सन 2000 से 2013 तक भगदड़ में लगभग 2000 लोग मारे गए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन IJDRR द्वारा प्रकाशित 2013 के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थ यात्राओं के कारण होता है। भारत और अन्य विकासशील देशों में भीड़ भाड़ से जुड़ी अधिकांश दुर्घटनाएं धार्मिक स्थलों पे होती है। अक्सर ये धार्मिक आयोजन या कार्यक्रम ऐसी जगह पे होती है जहां से निकलने का केवल एक ही रास्ता होता है, और वो भी संकरा। अधिकांश धार्मिक उत्सव नदियों किनारे, पहाड़ी इलाकों या पर्वत शिखरों जैसे क्षेत्र में बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में उचित रास्ते नहीं है, जिससे तीर्थ यात्रियों के लिए जोखिम पैदा होता है। भगदड़ कई कारणों से हो सकती है, जैसे क्षमता से अधिक भीड़ का एकत्र होना, भीड़ को संभालने के लिए नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होना, कार्यक्रम स्थल का गलत चुनाव करना जिनमें कोई स्पष्ट निकास मार्ग नहीं होना, आयोजन स्थल का संकीर्ण होना, आयोजन स्थल पे बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना, ये तमाम भगदड़ के कारण हो सकते हैं। आमतौर पे धार्मिक सभाओं और आयोजनों को मंजूरी तभी मिलती है जब आयोजन स्थल पे निकास की व्यवस्था समुचित हो, कई निकास द्वार हो और हर निकास द्वार बड़ा और चौड़ा हो। आमतौर पे धार्मिक आयोजनों के आयोजकों, आयोजन स्थल के मालिकों और राज्य प्रशासन को भीड़ की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि उचित भीड़ प्रबंधन प्रणाली की कमी से ऐसी आपदाएं होती है। भारत में धार्मिक आयोजनों में आमतौर पे खास भीड़ होती है। भगदड़ और भीड़ के घनत्व में एक अनुपात जरूर होता है। आमतौर पे प्रति वर्ग मीटर में ज्यादा से ज्यादा 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आयोजनों में प्रति वर्ग मीटर भीड़ की संख्या 10 तक पहुंच जाती है, जैसा कि हाथरस में भी हुआ। यहाँ भी निकास द्वार केवल एक ही था, वो भी छोटा था। अमेरिका में 1 वर्ग मीटर में आप 5 से ज्यादा लोगों को समायोजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत में ये आराम से होता है। जब भीड़ बढ़ती जाती है तो हालात बेकाबू हो जाते हैं। ऐसे मामलों में ज्यादातर ट्रिगर मनोवैज्ञानिक होता है, जैसे भीड़ में अफवाह फैलना या तेज आवाज या किसी व्यक्ति का फिसल जाना। पहले से ही संकरी जगह में और घबराए हुए लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इंडियन सोसाइटी फॉर अप्लाइड बिहेवियरल साइंस के अध्यक्ष गणेश अनंत रामन कहते हैं कि भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी से भीड़ का व्यवहार और भी खराब हो जाता है और खतरे की भावना बढ़ जाती है। अनियंत्रित लोगों के समूह पे पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई भी दिक्कत पैदा करती है।
ऐसे समय में पुलिस अक्सर आने वाली भीड़ को विपरीत दिशा में खदेड़ती है, जिससे भगदड़ के हालात पैदा हो जाते हैं। धार्मिक आयोजनों में हादसे में ज्यादातर मरने वाली महिलाएं होती हैं। पिछले साल जुलाई में हाथरस हादसे में ज्यादातर मरने वाली महिलाएं थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं, तो वे ऐसे आयोजनों में ज्यादा संख्या में पहुंचती हैं। वे शारीरिक तौर पे उतनी मजबूत नहीं होती हैं, जिसकी वजह से भगदड़ के दौरान उनके शिकार बनने की आशंका ज्यादा होती है। भारतीय महिलाओं का पहनावा, साड़ियां भी उनके भागने में रुकावट पैदा करती है। महिलाओं में घबराहट की मात्रा भी तुरंत बहुत जल्दी बढ़ जाती है, जिससे उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है या दम घुट सकता है। अक्सर महिलाएं भागते लोगों के पैरों के नीचे आकर कुचली जाती है। मौत का सबसे आम कारण कंप्रेसिव एस्फिक्सिया है, जो ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए खतरनाक तौर पे बढ़ जाती है। महिलाओं का शरीर आमतौर पे छोटा होता है और उनकी छाती के ऊपर ऊपरी हिस्से में ज्यादा वजन होता है। अगर भगदड़ के दौरान वहां दबाव पड़ता है तो इसका असर उनके लिए खतरनाक होता है। भगदड़ के दौरान भीड़ में फंसे लोग एक दूसरे से टकराते हैं। इसका मतलब है कि हिलने डुलने के लिए कोई जगह नहीं है। यह श्वसन के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख मांसपेशी डायाफ्राम को सिकुड़ने और सपाट होने से रोकता है, जिसका अर्थ है कि हवा फेफड़ों में प्रवेश नहीं कर सकती या बाहर नहीं निकल सकती। जब ऐसा होता है तो यह जल्दी ही कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण और ऑक्सीजन की कमी के साथ कंप्रेसिव एस्फिक्सिया की ओर ले जाता है। मानव शरीर लंबे समय तक ऑक्सीजन के बिना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे जल्दी ही अंग विफलता और मस्तिष्क की मृत्यु हो सकती है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कई सालों से चर्चा में थी। कई बार प्रदेश में इस मुद्दे पे बीजेपी और कांग्रेस को आमने सामने देखा गया। वहीं बीते दिन हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले पे कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी को घेरते हुए कमलनाथ एक्स ट्विटर पे लिखते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। मार्च 2019 में मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस शुरू से ही बीजेपी पे हमलावर रही है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पे पलटवार करती रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने हमेशा षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है। अगर पिछले 6 साल के घटनाक्रम को देखें तो यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। मार्च 2019 में जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार ने ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। यह फैसला तब बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि राज्य के ओबीसी समुदाय ने लंबे समय से इस आरक्षण की मांग की थी। हालांकि इस फैसले के बाद 19 मार्च 2019 को हाई कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल काउंसिल के लिए 27% ओबीसी आरक्षण पे स्थगन लगा दिया था, लेकिन यह स्थगन सिर्फ कुछ नौकरियों तक सीमित था, न कि पूरे आरक्षण के फैसले पे। इसके बाद कमलनाथ की सरकार ने जुलाई 2019 में विधानसभा से 27% ओबीसी आरक्षण का कानून पास करा दिया था, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। बीजेपी द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों पे कमलनाथ कहते हैं कि बीजेपी का रवैया हमेशा संदिग्ध रहा है। जब उनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के पक्ष में कदम बढ़ाया तो बीजेपी ने इसके खिलाफ कई बार बयान दिए और इस फैसले को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए। कमलनाथ का कहना है कि इन प्रयासों के बावजूद उनकी सरकार ने इसे कानूनी रूप से पक्का किया और अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह फैसला और भी मजबूत हो गया है। अब इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार के पास 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने की जिम्मेदारी है। कमलनाथ ने राज्य सरकार को यह याद दिलाते हुए कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आया है और अब कोई कारण नहीं रह जाता है कि इस फैसले को लागू करने में कोई और देरी की जाए। कमलनाथ का यह बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है और वे आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना सकते हैं। वहीं बीजेपी की स्थिति भी ओबीसी आरक्षण के मामले में
अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है और पार्टी को आगे इस मामले में राजनीतिक और कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।